हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 12 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, कुछ कारण की वजह से सुमित सर आज डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जगह पे मैं आज डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा। राइट। देखिए, आज जो हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उनमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना ज़रूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, इन सभी को समझेंगे। उसके साथ ही आप जानते हो, कर्नाटका के अंदर आप अमूल हो गया और साथ ही साथ जो नंदनी है, इसके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी के कैसे ये अगेंस्ट जाता है, क्या चीज़ें इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो भी हम समझेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक हो गया इंडियन टीवी हैशटैग ऑडियंस। ठीक है, जो हैशटैग का एक तरह से कल्चर चल रहा है टीवी के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग राइटर ने यहाँ पे कुछ कमेंट्स हमारे सामने रखे हैं। इन तीनों मुद्दों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक, इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा-सा अगर मैं आपको ना डिटेंशन के अंदर बताना चाहूँ, तो आप नोटिस करोगे कि हमारा जो आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर बात करी गई है कि यहाँ पे जो लोगों को डिटेन किया जाता है या जो लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनके पास कुछ तरह की प्रोटेक्शन होती है। सिर्फ कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, जैसे एक हो गया हमारे पास प्यूनिटिव डिटेंशन। कहने का मीनिंग क्या, कि एक बंदे ने कोई ना क्राइम कर दिया है, उसने ऑफेंस ऑलरेडी कमिट कर चुका है, उसके बाद उसके ऊपर हम डिटेन कर रहे हैं, उसको डिटेंशन कर रहे हैं, तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उसको डिटेंशन करना प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। दूसरा आ जाता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखो, अभी तक पर्सन ने ना कुछ किया नहीं है गलत, पर हमें ऐसा शक है या हमें ऐसा लग रहा है, एक तरह का सस्पिशन है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्ट या तो कर सकता है, सोसाइटी को हार्म कर सकता है। इस वजह से ये प्रिवेंटिव टेंशन बोलता है कि अभी काम हुआ नहीं है, हम बस उसको प्रिवेंट करने की यहाँ पर कोशिश करें, अगर अगर वहां पे जो पुलिस होता है उसको एक तरह की यहाँ पे सस्पिशन होती है। आई बात समझ में? तो कोई भी पर्सन को लगता है कि क्रिमिनल ऑफेंस करने वाला है, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, काफी सारे केसेस के अंदर ना आपको इसके लिए वारंट की या मजिस्ट्रेट की ऑथराइजेशन की भी जरूरत नहीं होती, बहुत सारे केसेस के अंदर। तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ना देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या बोला है कि ये एक तरह की ना कॉलोनियल लेगेसी है। पहले क्या होता था कि किसी बंदे को डाल दिया जेल के अंदर, मतलब जेल के अंदर नहीं, कहने का मतलब उनको एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उनको लगता था कि यार हम ये पर्सन कुछ गलत चीज ना कर दे। ठीक है, और एक तरह से एग्जीक्यूटिव के पास ना बहुत ज्यादा पावर आ जाती थी, किसी को भी जिसका मन किया उसको जाके उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया। तो होता क्या था, एग्जीक्यूटिव के पास ऑलमोस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स थी। राइट। तो बट आज के टाइम पर तो हम एक तरह से प्रॉपर डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, जहां पर हमें बात क्या करनी चाहिए, लोगों के राइट्स की, पर्सनल लिबर्टी की बात करनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करनी चाहिए। तो क्या ये जो पर्टिकुलर इस तरह के कॉलोनियल लेगेसी वाले लॉज हैं, क्या ये होने चाहिए? क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन सही है या गलत है? ठीक है ना। एग्जेक्टिव ने ना दरअसल में बहुत सारे फेलियर्स किए हैं इस रिगार्ड्स में। सर कैसे फेलियर किए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो नियरली 23% का हमें इजाफा पिछले साल देखने को मिला है इन द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ऐसा कौन बोल रहा है? ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा ये बात बोली गई है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो होता क्या है ना, इससे एग्जेक्टिव के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर आ गई। आपने जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उससे पहले बहुत सारे होते थे। ठीक है, जैसे आपका जो आपके पुराने एक्ट थे ना, जैसे आपका पोटा हो गया, टाडा हो गया, इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं, तो ये काफी इश्यूज क्रिएट करते हैं। उसी तरह से कई बार हम बात करते हैं यूआपा की, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो इनका ना काफी बार मिसयूज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस वजह से एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि क्या हमारे पास ये इस तरह के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होने चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं हमें इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि कई बार ना इनका बहुत मेजर मिसयूज हुआ है। अब होता क्या है, अक्सर क्या होता है कि ना, लोग जो डिटेंशन ऑर्डर मान लो है, ठीक है ना, अब कई बार पर्सन को छोड़ भी दिया जाता है, पर होता क्या है, उसका जो कोर्ट का प्रोसीजर है इतने मंथ चल जाता है ना, कि उसका डिटेंशन पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग क्या है, कि पर्सन को तो आपने उसकी लिबर्टी तो छीन ली ना इतने टाइम के लिए। जब उसको कोर्ट ने बोला कि नहीं यार आपने गलत किया है ये चीज, तब तक तो उसको इतना 1 डेढ़ साल हो गया था उसके अंदर, जेल के अंदर ही। तो उससे वो दिक्कत आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें हमारे सामने बार बार उठते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कोर्ट्स में ना दरअसल में क्या करते हैं, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को देखते हैं। कहने का मीनिंग क्या, कि जो अरेस्ट हुआ, क्या वो सही ढंग से हुआ, क्या उसका तरीका ठीक था। जनरली हम ये नहीं देखते कि उस पर्सन को अरेस्ट करना ठीक था, उसको डिटेन करना सही था या नहीं था। आई बात समझ में? हम ये नहीं देखते कि क्या ऐसा तो नहीं था कि अगर वो पर्सन को हम डिटेन ना करते, तो पब्लिक ऑर्डर तब ठीक था या नहीं था। ये चेक नहीं करते जनरली कोर्ट ये चेक करते हैं कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है।
तो इस वजह से जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या प्रॉपर ग्राउंड्स थे, क्या डिले तो नहीं हुआ किसी तरह का, डॉक्यूमेंट्स तो प्रॉपर दिए गए, ये सारे रीजंस होते हैं कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो डिटेंशन था वो गलत था। अदरवाइज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर जाके ये चीज जनरली डिस्कस नहीं करती। तो फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, एक पर्सन था, वो सिंपली क्या कर रहा था, एक सब स्टैंडर्ड चिली सीड्स, मतलब कहने का मतलब जो चिली सीड्स है उनको बांट रहा था, उनको सेल कर रहा था, जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। उसके ऊपर उसको गुंडा बना के उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया। तो इस तरह के कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हो जाते हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस देखने को मिल जाते हैं। वहां पर एक गुंडास एक्ट करके है, ठीक है ना, जो ऑफेंडर्स को कवर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्लम ग्रैबर्स हो गए, ठीक है ना, बॉटल गेगर्स हो गए, फॉरेस्ट ऑफेंडर्स हो गए, तो काफी इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स हो गए, इनके ऊपर ये सारे लगा दिए जाते हैं। तो जनरली क्या करते हैं कि एक तरह से इसका मिस यूज जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो जरूरत क्या होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए एक तरह का हम बैलेंस लेके आए। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन ना ऐसा नहीं है कि गलत है, काफी बार डेफिनेटली हो सकता है कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हों या फिर कुछ ऐसे लोग हों जो अपने पास साथ बहुत सारे सपोर्ट होता होगा उनके पास। तो हो क्या सकता है, वो अपनी सपोर्ट का मिसयूज कर सकते हैं देश में दंगा भड़काने के लिए, लोगों को एक तरह से कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को इम्पैक्ट करने के लिए। तो वहां पर शायद इसको यूज करना मे भी ठीक हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको इनफैक्ट अलाउ करता है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर आ जाए, कहीं ना कहीं अपनी पावर को अपनी मन मर्जी के हिसाब से, अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जिसको भी मतलब डिटेन करना है उसको डिटेन कर लिया जाए। क्योंकि इससे जो देखो डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो फ्रीडम्स है ना, उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आया है, बहुत ही ड्रैकोनियन लॉस कई बार ऐसे देख लिए गए हैं। उससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एक तरह से जो हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं वहां पर कई बार क्वेश्चन मार्क्स उठ जाते हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर का पहले आर्टिकल के अंदर बोलना है। राइट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज हु मूव्ड माई मिल्क, अमूल वर्सेस नंदिनी, बैटल इज मीनिंगलेस, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो थोड़ा सा पहले आपको ना इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ। दरअसल अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो जो लोग कर्नाटका में रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं काफी टाइम बैंगलोर में रहा हूँ, तो वहां पर ना एक बहुत ही फेमस मिल्क ब्रांड है, मिल्क या कर्ड वगैरह सब कुछ आता है, नंदिनी करके, ठीक है। उसी तरह से अमूल जो है आप सभी जानते होंगे, दिल्ली वगैरह में काफी लोग अमूल पीते हैं, ठीक है, अमूल का दूध जो होता है। राइट, अब होता क्या है ना कि अभी रिसेंट टाइम्स में बार बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले हैं जहां पर ऐसा बात करी जा रही है कि शायद ना जो अमूल है और इनको नंदिनी को शायद मर्ज कर दिया जाए, या फिर ऐसी बात करी गई है कि अमूल जो है ना अब कर्नाटका के अंदर, स्पेशली बैंगलोर के अंदर बात करी गई है कि वहां पर ये मिल्क को अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपने मिल्क हो गया, अपने कर्ड हो गया, अमूल का मिल्क अब वहां पे आएगा थ्रू वेरियस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। तो हुआ क्या ना, देखो जो अमूल है ये गुजरात का ब्रांड है, ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का, यहाँ पर ये कर्नाटका का है। और ऊपर से नेक्स्ट मंथ अराउंड 10th मई को कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस भी है, तो थोड़ी पॉलिटिक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है। अब यहाँ पर ऐसा मानना है ना कि अमूल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है बैंगलोर के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, नंदिनी ब्रांड के ऊपर। और नंदिनी ब्रांड ना सिर्फ देखो एक मिल्क का ब्रांड नहीं है, वहां पे लोगों की आइडेंटिटी के साथ ये लिंक्ड है, ठीक है, ये इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वहाँ के जो किसान है ना, वो नंदिनी ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नंदिनी ने प्ले किया है, या फिर जो कर्नाटका की मिल्क फेडरेशन है उसने प्ले किया है फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के अंदर। अब ऐसा एक तरह के, या तो कह लो कि लोगों के, अब जैसा भी आप सोचना चाहो कि लोगों के अंदर ऐसी एप्रीहेंशन है कि अमूल के आने से कहीं ना कहीं नंदिनी ब्रांड को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ये भी बात कर रहे हैं कि देखो ये गुजरात से है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को थोड़ा जरूरत से ज्यादा बेनिफिट दे रही है और कर्नाटका के लोगों के अगेंस्ट है। देखो इस तरह के एलिगेशन यहाँ पे चल रहे हैं, पर कहने का पॉइंट ये है कि सिंपली दोनों ब्रांड्स के बीच में बहुत ज्यादा बैटल हमें देखने को मिल गई है, थोड़ा पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो ये हमें चीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उससे वहां के फार्मर्स को भी क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं। थोड़ा हम मिल्क के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे ना, तो इंडिया दरअसल में मिल्क का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जहां पर 222 मिलियन टन प्रोडक्शन हमें देखने को मिली 2021-22 के अंदर। फिर हमने एक देखा कि यहाँ पे आउटपुट ग्रोथ के अंदर एक तरह से स्लो डाउन आया, क्यों, देखो आप नोटिस करो, पहले हम जो मिल्क प्रोडक्शन थी हर साल लगभग 6% से भी ज्यादा से बढ़ रही थी। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर ना ये परसेंटेज जो ग्रोथ है ये 5.5% के आसपास हो गई है। और ऐसा मान लें कि जो करंट ईयर चल रहा है 22-23 का, ठीक है, जो एज इन जो पिछला जस्ट अभी 31 मार्च को खत्म हुआ, वहां पर ये ग्रोथ शायद स्टेगनेंट हो गई है। आई बात समझ में। तो ये एक मेजर इशू है कि उतनी मिल्क प्रोडक्शन हमें जितना हम इंक्रीज करना चाहिए था, उतना हम उसको इंक्रीज नहीं कर पाए हैं। जो भी है मिल्क देखो बनता है कहीं ना कहीं उसमें आधा तो वहीं लोकली ही कंज्यूम कर लिया जाता है, बाकी का जो बच जाता है ना वो अर्बन मार्केट के अंदर जाता है। और यहाँ पर एक पोटेंशियल एरिया बनता है कि आप अपनी ग्रोथ को और ज्यादा इंक्रीज कर पाओ।
अगर आप नोटिस करोगे कि जो आपके मिल्क कोऑपरेटिव्स है, जैसे ये गुजरात का है ना अमूल जो है, दरअसल में ये भी एक मिल्क कोऑपरेटिव ही है। उसी तरह से जो नंदिनी की बात करें वो भी कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन, वो भी एक तरह का कोऑपरेटिव ही है। तो इस तरह के कोऑपरेटिव्स हो गया और प्राइवेट प्लेयर्स हो गया, इनका शेयर लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 54% तक पहुंच जाएगा अगले 3 से 4 साल के अंदर। अभी करंटली 41% के आसपास आपको शेयर देखने को मिलेगा। अब इस पे अंदर ना स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, ठीक है। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है यहाँ पे, जो अलग अलग कॉपरेटिव जैसे नंदिनी की बात करी ना, उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके तरह हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। साथ में अगर आप नोटिस करो, जो फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दूध, ठीक है ना। तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज वर्क करनी चाहिए। यहाँ पर अमूल नंदिनी डेफिनेटली ये चीज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है ना कि जैसे जैसे प्रोडक्शन हमें इंक्रीज होती है देखने को मिल रही है, अगर इनको अपना जो मार्जिन है वो इंक्रीज करने हैं, अपनी अपनी सेलिंग को इंक्रीज करना है, तो वहां पर ना इनको नई मार्केट्स ढूंढना बड़ा जरूरी होगा। कहने का मीनिंग क्या, अगर सिर्फ नंदिनी जो है सिर्फ कर्नाटका के अंदर बेचने की कोशिश करेगा, उससे दिक्कत आएगी, ठीक है। कल को इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या वहां पे इतना मार्केट है कि सभी को कैटर कर पाए, नहीं। हो सकता है किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़े। सिमिलरली अमूल को भी अलग अलग स्टेट्स को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ना नई मार्केट्स ढूंढना बड़ा जरूरी है अगर हमें इनको और प्रमोट करना है। साथ में अगर आप नोटिस करो, जैसे मैंने आपको बताया 54% तक टच हो जाएगा, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे हमारे जो कॉपरेटिव्स हैं वो इनको यहाँ पे अलग बेनिफिट्स भी देते हैं हमारे किसानों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ना जो इनका सरप्लस होता है, जितना इन्होंने कहीं ना कहीं वहां के किसानों से लिया, अगर कुछ उसमें सरप्लस बच गया तो वो क्या किया जा सकता है, दूसरी स्टेट्स के अंदर उनको आप एज अ मिल्क पाउडर, बटर, घी, इनकी तरह पे वहां पर आप उनको सेल कर सकते हो। अब हुआ क्या, ये जो क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं कि नहीं हम अमूल को अंदर अंदर नहीं आने देंगे, यहाँ पर राइटर थोड़ा फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। उन्होंने बात करी है कि नहीं, अगर हम इस तरह से देखते रहेंगे ना कि यार ये अमूल तो बाहर का ब्रांड है, इसको हम कर्नाटका में नहीं आने देंगे, बेंगलोर में नहीं आने देंगे, तो यहाँ पर ना ही प्रोड्यूसर्स का ना ही कंज्यूमर्स का बेनिफिट हो रहा है। वो क्यों, देखो एक तरह का प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी लगा दी ना। अब नोटिस करो, जब 1991 से पहले इंडिया ने भी एक तरह की प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज बना रखी थी कि बाहर से हम और को नहीं आने देंगे। उससे क्या होता है ना, कंपटीशन नहीं आ पाता। और जब कंपटीशन नहीं आ पाता, आप कहीं ना कहीं नए प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ पाते, नई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ पाते, ठीक है। पर जब आएगा हेल्दी कंपटीशन, तो शायद जो नंदनी है वो भी कुछ अपने अंदर कुछ नया इनोवेशन करे, ठीक है ना। अमूल भी कोशिश करेगी कि नहीं यार प्राइस मैं कम दूंगा, तो आपस में एक तरह से डेफिनेटली इनका कंपटीशन बढ़ेगा। उससे कुछ नए प्रोडक्ट्स आ पाएंगे, कुछ नई क्वालिटी के आ पाएंगे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करो, अगर इस तरह से हम स्टेट वाइज चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए कि नहीं यार ये स्टेट में सिर्फ यही दूध बिकेगा, इसमें ये स्टेट में दूध नहीं बिकेगा इसका, तो होता क्या है ना, स्टेट्स के बीच में इससे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी बढ़ने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी रह जाती है। साथ में अगर आप नोटिस करो, अगर अमूल को हमने ब्लॉक कर दिया बैंगलोर के अंदर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नंदिनी ब्रांड है कर्नाटका का, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स उसको ब्लॉक कर दें कि नहीं हम नहीं नंदिनी का दूध यहाँ पे पियेंगे, ठीक है ना। तो ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेट्स भी तो ऐसे आपस में बढ़ जाएंगी ना, तो ये एक मेजर इशू आ जाता है। तो यहाँ पर ना देखो, एक होती है हमारी पॉलिटी या पॉलिटिक्स कह लो, ठीक है ना, और एक होती है हमारी इकोनॉमी। इन दोनों को बहुत ध्यान से लेके चलना पड़ता है। कैसे ध्यान से लेके चलना पड़ता है, देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका में अभी ऑपोजिशन लीडर्स बात कर रहे हैं, हो सकता है ये चीज उनके पॉलिटिक्स के लिए ठीक हो, पर स्टेट की शायद इकोनॉमी के लिए खराब है। तो कैसे आपको इकोनॉमी को साथ में लेके चलना है, पर आपको देखो इलेक्टोरल नेसेसिटी जरूरी है, ठीक है ना। बहुत सारी देखो जो पार्टीज हैं उनको भी जीतना जरूरी है, वो ऑब्वियसली करेंगी ये बातें, पर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ना स्टेट की इकोनॉमी या देश की इकोनॉमी पे नहीं पड़ना चाहिए। आई बात समझ में। तो एक तरह से कहने का मीनिंग यही है कि हेल्दी कंपटीशन को कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर कहीं ना कहीं हम हेल्दी कंपटीशन से प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और सभी का अगर फायदा होता है, कुछ नए चेंजेस, कुछ नए इंप्रूवमेंट्स लेकर आ पाते हैं, तो उस तरह की चीजों को डेफिनेटली हमें रोकना नहीं चाहिए। उस तरह से हेल्दी कंपटीशन पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है, उसको बूस्ट एक मेजर दिया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज इंडियन टीवी हैशटैग ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो दरअसल में मीडिया का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फोर्थ पिलर होता है वो मीडिया हो जाता है, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन हो गया वो उसको शेप करने में हेल्प करता है। साथ में अगर आप नोटिस करो तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ अनबायस तरीके से कैसे लोगों तक पहुंच पाए, किस तरह से जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको हम एक तरह से सेटिस्फाई कर पाए, ये सारे काम यहाँ पर मीडिया के देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही मीडिया ना इनफैक्ट एक चेंज की तरह भी काम करता है।
अगर कुछ लगता है कि नहीं यार, अगर पर्टिकुलर कोई जो मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं हमारे संविधान के, हमारे लॉ के अगेंस्ट हैं, तो वहाँ पर एक चेंज मेकर की तरह भी मीडिया सामने इमर्ज हो सकता है। तो डेफ़िनेटली मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। पर अगर कुछ आप पिछले टाइम्स के अंदर देखो, तो मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन्स उठ रहे हैं। ठीक है ना? जो एक हम बात कर रहे थे ना कि डेमोक्रेटिक तरह से मीडिया हमें वर्क करे, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं और यहाँ पर राइटर ने जो मुद्दा उठाया है, वो हैशटैग के रिगार्डिंग उठाया है। सर वो क्या मीनिंग होता है? देखो, आप कोई भी न्यूज़ चैनल फॉलो करते हो, तो वहाँ पर जो आपको एंकर होगा ना, वो बोल देगा कि आप ना ट्वीट करो अपना कि हैशटैग अपने जो भी उनका न्यूज़ चैनल हो गया कि हैशटैग आज तक, हैशटैग ज़ी न्यूज़, इस तरह से हैशटैग करो। एट द सेम टाइम कोई मुद्दा हो उठा लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्या पूछा जाता है कि हैशटैग करो, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनके प्रोग्राम के नाम होते हैं, जैसे मान लो हैशटैग पूछता है भारत बोल दिया या फिर हैशटैग से नो टू दिस, से येस टू दिस, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, टीवी न्यूज़ आजकल ये जो टेलीविज़न न्यूज़ शोज़ हैं, विथ टीवी न्यूज़ कम और कहीं न कहीं हैशटैग ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पिछले कुछ टाइम्स के अंदर इन हैशटैग्स ने काफ़ी मेजर एक क्वेश्चन मार्क उठा दिया है। किस तरह से क्वेश्चन मार्क उठा दिया है कि अब लोग ना, एक तो होता है देखो 1D टीवी या फिर एक सिंगल डायमेंशन, कहने का मीनिंग क्या कि आपको एंकर कहीं न कहीं न्यूज़ प्रेज़ेंट कर रहा है और आप उसको सुन रहे हो। पर आज के टाइम पर नहीं, ये आपको न्यूज़ सुना रहा है, एट द सेम टाइम आपको बोल रहा है कि नहीं आप कमेंट करो, आप ट्वीट करो, ये सारी बातें और वापस में आप जब ट्वीट वगैरह भी करते हो इसके ऊपर ना, तो कहीं न कहीं यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो डेफ़िनिटली इसका देखो फ़ायदा तो है, ठीक है? एक तरह से आपका जो एंगेजमेंट है ना व्यूअर्स के साथ, वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि एक टीवी माध्यम से पॉसिबल नहीं था। वो एंगेज तो आपने कर लिया, बट एट द सेम टाइम ये भी क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ये जो एंगेजमेंट है, दरअसल में ये जेन्युइन यूज़र्स के साथ है या नहीं है? कि ऐसे तो नहीं कोई बॉट्स बैठाए रखे हैं, कोई फेक यूज़र्स हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ जाता है। और ऊपर से जब आप बात करते हैं ना मीडिया की, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसइन्फॉर्मेशन की बात कर ली जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी गलत-मलत चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना दरअसल में डिफरेंट-डिफरेंट जो प्रॉपर मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके ऊपर भी पड़ा है। एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जैसे आप देखो जो 2020-21 में हमें यार यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला, ठीक है ना? तो बहुत सारा टीवी मीडिया के द्वारा ही इसको किस तरह से क्या चेंजेज़ आए हैं, वो देखने को मिले, ठीक है? किस तरह से कुछ ठीक है ना, कुछ जगह पे इनको कुछ जो फार्मर्स थे गलत-गलत तरीक़े से भी उनको बोला गया, ठीक है? काफ़ी सारे अपशब्द भी उनके लिए यूज़ करे गए। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ जाता है कि व्यूअर को एंगेज कैसे किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, ऑडियंस को कैसे हम फ्रेगमेंट कर रहे हैं, ठीक है? 2 ग्रुप्स के अंदर अक्सर बाँट दिया जाता है, ठीक है? आप लोग भी डिबेट्स कई बार देखते होंगे कि किस तरह से वहाँ पे भड़काऊ भाषण हो गया या फिर उनको आपस में भड़काया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं आज के टाइम के ऊपर। और एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पर इन्होंने ना कुछ सर्वे किया, जो कुछ जो राइटर्स हैं ना, उनके द्वारा कुछ सर्वे किया गया और उन्होंने सर्वे के थ्रू फाइंड किया कि जैसे मान लो कि एक चैनल था, उसपे टोटल 22 टीवी शोज़ थे, तो 21 वाले जो टी टोटल 21 टीवी शोज़ के लिए एक अलग हैशटैग बनाया गया। समझ रहे हो? हर किसी के लिए कहीं न कहीं अलग हैशटैग, और यहाँ पर इसके अंदर ना नियरली 9700 यूज़र्स ने पार्टिसिपेट किया हैशटैग्स वगैरह के अंदर। उन्होंने कितने ट्वीट्स किए? 25,900। अब यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ट्वीट्स तो बहुत सारे हुए हैं, ठीक है? रियल टाइम के अंदर आपको एंकर्स बताते भी रहते हैं कि इतने ट्वीट्स हो गए, इतने ट्वीट्स हो गए। पर नोटिस करो कि सिर्फ़ यूज़र्स कितने हैं? 9700, और उसमें से भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 66 यूज़र्स ऐसे थे जिन्होंने 25% ट्वीट्स करे। कहने का मीनिंग क्या? कि बाकी के लोग ने 75% किए। तो मेजर लोग तो एक्चुअल में ट्वीट कर ही नहीं रहे। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर उनका जो नंबर है, वो इंक्रीज़ होता हुआ हमें देखने को मिलता है और हमें लगता है कि यार नहीं, ये तो बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ना इन ट्वीट्स को कैसे देखना चाहिए, इन नंबर्स को कैसे देखना चाहिए, ऑडियंस के एंगेजमेंट को कैसे देखना चाहिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और आप ये जो बात करो, जो 66 यूज़र्स की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने 25% ट्वीट्स किए, इन्होंने ये भी देखा कि वो और किसी मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चैनल की न्यूज़ के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो इससे मीनिंग दरअसल में ये हो जाता है ना कि शायद ये जो लोग हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, या तो ये पेड लोग हैं, कुछ बॉट्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जो नंबर्स हमें कई बार दिखते हैं कि इतना सारा चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर हो गया है, वो दरअसल में सही नंबर्स नहीं है। वो एक तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरह का तरीका इसको माना जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये नंबर्स को ऊपर को देखना हो ना, तो बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए कि यहाँ पे दरअसल में बात क्या हो रही है। उसी तरह से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटा थनबर्ग का आप सभी जानते हो, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है ना? उनके ऊपर भी कुछ उनको एक्सपोज़ करने के लिए कुछ ट्वीट्स करे गए। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग थे, वो भी इसी तरह से ही थे कि उनके नंबर्स दिखाए गए कुछ और, पर कहीं न कहीं उनके पीछे की जो सच्चाई थी, वो कुछ अलग थी।
जो प्रोफेसर चैडविक है ना, उन्होंने यहाँ पे बात करी गई है कि जो ट्रेडिशनल मास मीडिया है, जैसे आपका टीवी हो गया, जो आप कहीं न कहीं, या फिर आपके जो न्यूज़पेपर हो गया, वो उनके बहुत सारे एफर्ट्स हैं कि किस तरह से एंगेजमेंट को बढ़ाया जाए। पर ये एंगेजमेंट जो है ना, वो एजेंडा सेंट्रिक हो चुकी है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग कहीं न कहीं करी जाती है। यहाँ पर इसके देखो जो पॉजिटिव्स मैंने आपको बताया, बट नेगेटिव्स इसके ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो बात है ना कि जो टीवी मीडिया अपने आप को एक तरह से पोज़ीशन करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मीनिंग क्या? कुछ टीवी चैनल आपको थोड़ा इमोशंस के बेसिस के ऊपर अपने आप को प्ले करने की कोशिश करेंगे। कुछ टीवी चैनल आपको राष्ट्रभक्ति के नाम के ऊपर या राष्ट्र प्रेम के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हैशटैग्स है ना, इनका मिसयूज़ किया जाता है कि लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। अकॉर्डिंगली अपने लिए, अपने चैनल के लिए सपोर्ट को गैदर किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इश्यूज़ हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमेशा यही रहता है कि अगर न्यूज़ तो सेम है, ठीक है? आप आज तक देखो वो भी सेम न्यूज़ बता रहा है, कोई और चैनल देखो वो भी सेम न्यूज़ बता रहा है, पर हर पर्टिकुलर चैनल अपने आप को कुछ ना कुछ अलग तरह से पोज़ीशन करने की कोशिश कर रहा है, अपने वैल्यूज़ और अपने एटीट्यूड के हिसाब से, ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप आए, ठीक है? और इससे फ्रैगमेंट को कहीं न कहीं, इसके पीछे ना वो ऑडियंस को भी फ्रैगमेंट करने की कोशिश कर लेते हैं। मीडिया इंटरेस्ट के लिए देखो, आप लोगों ने ना कई बार देखा होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये है कि टीआरपी उनको मिलती रहे, ठीक है? और टीआरपी मिलने के चक्कर में क्या होता है, मीडिया चैनल्स कुछ भी दिखाते रहते हैं, कई बार लोगों को बहुत सारी चीज़ों से मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे सोसाइटी के ऊपर देखने को काफ़ी मेजर यहाँ पे मिला है, ठीक है ना? तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, इनको कहीं न कहीं हमें टैकल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नोटिस करो, जो फार्मर प्रोटेस्ट थे, ठीक है? वहाँ पर भी कुछ एंटी फार्मर प्रोटेस्टर्स भी हमें देखने को मिले। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठे कई बार, जैसे किस तरह से हमने, जैसे सुसाइड का, सुशांत सिंह के राजपूत के सुसाइड का मामला था, तो उसको भी किस तरह से कवर किया गया, टीआरपी वहाँ पे बटोरी गई। तो ये एक मेजर क्वेश्चन उठा देते हैं कि क्या हमारा मीडिया एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, ठीक है ना? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो साथ में अगर आप नोटिस करो, तो दरअसल में कैसा परसेप्शन होना चाहिए, ये भी हमारे मीडिया ही बना रहे हैं कि फार्म लॉस के सपोर्ट में बोलना है, फार्म लॉस के अगेंस्ट में बोलना है, उनका क्या पॉजिटिव साइड दिखानी है, क्या नेगेटिव साइड दिखानी है, ये भी प्योरली मीडिया ही डिटरमाइन करता है। देखो, मीडिया का काम ये होना ये चाहिए कि आपको किस चीज़ के बारे में सच बताए, जो भी एक्चुअल में चीज़ हो रही है ना, वो बताए, आपको ग्राउंड रियलिटी बताए। बट हो क्या रहा है, कुछ भी आपको चीज़ें बता दी जाती हैं जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एंगेजमेंट, उनके फेवर में ट्वीट्स आते रहें, यही चीज़ इनके लिए हो गई है आज के टाइम पे। बट राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टीवी को ना अपनी तरफ नहीं खींचना चाहिए, उनको खींचना चाहिए व्यूअर्स को टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक डिबेट। मान लो उन्होंने बताया कि यार ये थे फार्म लॉस, इसमें ये अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं खराब। पर हो क्या रहा है, वो बता रहे हैं कि फार्म लॉज़ में इन्होंने ये चीज़ ऐसे कर दी, वैसे कर दी, फार्म लॉज़ इस वजह से गंदे हैं। कुछ लोग, कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो पूरा दिन फार्म लॉज़ को खराब ही बोले जा रहे हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो पूरा दिन फार्म लॉज़ को सही ही बोले जा रहे हैं। तो एक तरह से अपने आप को, इन्होंने अपने आप को एंड में रख लिया है, ठीक है? पर काम क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, फिर आपका जो ओपिनियन हो, आप उसको फ़ॉर्म करो। तो ये स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है, कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो डेफ़िनिटली इनको जो टेक्नोलॉजी है, उसको हमें ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। सोशल मीडिया भी एक इफेक्टिव टूल है, तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें प्रिकॉशंस के साथ ही करनी पड़ेंगी, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो फोर्थ पिलर है ना, वो अच्छे से काम करे, लोगों के हित में काम करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस को प्रमोट करने के अंदर काम करे, ना कि एक जो डिवाइसिव सोसाइटी है, उसको प्रमोट करने के अंदर काम करे, राइट? तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल्स। आई होप आपको सारे आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।